मंच पे विराजमान जो हमारे साथी हैं, मंत्री जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर एन पुरी साहब बैठे हैं यहाँ पे, और इनके साथ तो ऐसा था कि जब मैं एमएससी करता था, इनसे एक चीज़ हमने सीखी थी कि ये 8 बजे डिपार्टमेंट में आते थे। हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऊपर था, बॉटनी डिपार्टमेंट नीचे होता था। ये 8 से लेकर के 10 बजे तक अपना वो चीज़ हमने इनसे सीखी थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में, और उसको हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। बाकी मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब संबोधित नहीं मेरे लिए, मैं भूल भी जाता हूँ, लेकिन सबको मेरा नमस्कार। और जो व्याख्यान देने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई इस संस्था में के लिए, उसके लिए मैं डायरेक्टर संस्थान को नोटियाल जी का बहुत बहुत जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया आज की तारीख में वो है इनएविटेबल क्लाइमेट वार्मिंग, ट्रांसपोर्ट डिग्रेडेशन एंड लैंडस्केप इंस्टेबिलिटी इन द हिमालय। क्योंकि आज सवाल ये उठ रहा है हर जगह कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, हम इससे आंख बंद नहीं कर सकते। उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान है आज की तारीख में, जहाँ पे लगभग 1/3 आबादी बाढ़ से ग्रसित है। लगभग उनके 5000 किलोमीटर की रोड तबाह हो चुकी है, 240 ब्रिज उनके पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गए। और ये ऐसा नहीं था कि उनको वार्न नहीं किया गया था, उनके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों ने कहा था कि इस बार जो गर्मी आई है 48 से लेकर 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया था, ये उनका प्रेडिक्शन था। उन्होंने बता भी दिया था कि इसके कारण नॉर्दर्न अरेबियन सी में एक लो प्रेशर डेवलप होगा और उसके कारण मॉनसून इंटेंसिफाई होगा और क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी। एक तो एक कारण बताया था, दूसरा बताया था उन्होंने करीब 30 ग्लेशियर लेक जो हुंजा वैली में हैं उन पे आफत आ सकती है, वो फट सकती हैं और इनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो तरबला डैम जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद इनका प्रोविंस का शुरू होता है, उस तबाह होने के कारण पर खड़ा होता है। और उनकी वार्निंग नहीं सुनी गई, नतीजा हमने देखा। ये कुछ इसी तरह की वार्निंग थी जो 2013 की त्रासदी के दरमियान, मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, डॉक्टर शर्मा हुआ करते थे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में देहरादून में। उन्होंने ये कहा था कि देयर इज गोइंग टू बिकम अ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉनसून विंड्स एंड द वेस्टर्लीज ओवर द हाई हिमालय, और इसके कारण यहाँ पे अतिवृष्टि हो सकती है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये उनका सोच है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये उनकी सोच है। जब कोई वैज्ञानिक कोई बात कहता है उसके बाद तथ्य होते हैं, मीडिया में हर चीज रख नहीं सकता है, ये उनकी सोच थी, ये कह के छोड़ दिया गया। नतीजा हमने ये भुगता कि हमको न केवल केदारनाथ देखना पड़ा परंतु उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल और नेपाल तक ने उसको भुगता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज विज्ञान एक अच्छी तरह से अच्छे आयाम पे पहुंचा है। वी आर द पीपुल, वी आर द लीडर्स इन टेक्नोलॉजी, वी हैव गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विद अस, only thing what we lack is the will to implement it. So I start with the first slide, the Himalaya, as this is a satellite picture of Himalaya. Just to tell you that we have got Sub-Himalaya, other colleagues, Lesser Himalaya जहाँ पे हम बैठे हैं इस वक्त, Higher Himalaya जहाँ पे हमारे पास 3 केंद्रित चोटियाँ हैं, और हमारे पास तिब्बत का इलाका। Next slide please. Sorry, I'm sorry. ये बड़ी अच्छी बात लगी कि जब आप इसको कर रही थी, बोल रही थी कालिदास का कुमार संभव की जो उनकी पोएम है, एपिक पोएम 6th सेंचुरी की है, उसमें उन्होंने कहा था, मुझे उसे संस्कृत तो नहीं आती है पर आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेट कालिदास। उसके पास न सैटेलाइट थी न वो स्पेस पे था, तो उसके बावजूद उसने कहा कि हिमालय जो है पृथ्वी के बैलेंस का मानक है। ये 2007 की पिक्चर, 1997 की पिक्चर है, जब हमारी कैलाश यात्रा से स्टार्ट हो गई थी। तो जब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ये स्वामी जी, स्वामी उनका नाम है, जो लॉयर भी हैं, उन्होंने क्लिक की थी, कुछ नहीं किए। आप इसको देखिए, ऐसा लगता है कि ये किसी वेइंग बैलेंस का जो है तराजू का वो रखा हुआ है, और अगर उसमें थोड़ा टिल्ट अगर आएगा तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये उनका कालिदास ने उस टाइम में सोचा था इस बात को। आई एम रियली आई फील सम टाइम aghast in the sense that कि विजन क्या था, कैसा सोचते थे हिमालय के बारे में। ये सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं है, हमारे मॉनसून का रेगुलेटर है,
हमारे लोगों के जीवन जो उनकी नदियों से डिपेंडेंट है, उसको सस्टेन कर पाता है। सौभाग्य से मुझे 2012 में इस इलाके में काम करने का मौका मिला, उसकी नतीजा मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। नाउ जस्ट टू गिव एन आइडिया, बहुत सारे लोगों को पता है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, अगर एक ट्रांजेक्ट में लेता हूँ, फर्स्ट वाला है नीचे, सॉरी, इफ यू टेक, ये हमारे एक स्टूडेंट है डॉक्टर नरेश राणा, ही इज नाउ एसोसिएट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे पीएचडी स्टूडेंट है। एक ट्रांजिट अगर आप लेते हैं हरिद्वार से और आप तिब्बत तक जाते हैं सतलुज के आसपास, तो हिमालय की जो प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो प्रोफाइल ये ग्रे लाइन से दिखाई जाता है, कैसे हिमालय उठता है। उसके ऊपर मैंने प्लॉट किया है रेनफॉल का डेटा। क्या दिखाना मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो टेरेन का एलिवेशन डिक्टेट करता है। टेरेन का एलिवेशन क्या करता है, उसके बाद वो उसके इकोसिस्टम को डिक्टेट करता है। अगर मैं यहाँ से आपको लेकर के यहाँ तक का कंडक्टर टूट छोटा सा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके पास शिवालिक साथी हैं, जहाँ पे आपका लेसर हिमालय और सब हिमालय का जोन है। उसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ मैं, तो मेरे पास में देन हायर हिमालय में जब यहाँ पहुँचता हूँ मैं इस इलाके में, तो मेरे पास काफी लस डीप फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि पूरे रेन को एडजस्ट करता है। इसको अपनी भाषा में फिजियोग्राफिक ट्रांजिशन ट्यूब बोलते हैं, जहाँ पे बड़ा फोकस रेन आता है, उसकी इकोसिस्टम एकदम डिफरेंट आता है आपको। और जैसे आप उससे आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ की तरफ जाते हैं आप, हाँ, तो आपका ग्लेशियर्स आते हैं, उसके बाद आपका एरिड इलाका आता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हिमालय की विविधता को इसकी मॉर्फोलॉजी है वो डिक्टेट करती है, और मॉर्फोलॉजी डिक्टेट करती है रेनफॉल पैटर्न को, रेनफॉल पैटर्न डिक्टेट करता है इसके इकोसिस्टम। नाउ इफ यू, और इसी विविधता को हमारे पूर्वजों ने समझा, जाना और अप्रिशिएट किया। दे लर्न टू लीव विद द टेरेन, दे नेवर वेंट एंड ट्राई टू रियली गो अगेंस्ट द टेरेन। ये लेसर हिमालय का गांव है, इनकी जो बनावट, आप लोग तो हिमालय में काम कर रहे हैं, जानते हैं अच्छी तरह से कितना बढ़िया बैलेंस हमारा स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता ही नहीं कि आउट ऑफ कहीं वहां से लाया गया, यहाँ डाला गया। लेसर हिमालय जो गाँव है ये, और जब आप हायर हिमालय पे जाते हैं, ये कोसा गाँव है, ये 18,000 का ग्लेशियर का मोरिन का डिपॉजिट है, उसके ऊपर उन्होंने इस गाँव को बसाया है, और इस गाँव में कोई त्रासदी नहीं है, कोई त्रासदी नहीं है। सो नाइसली बैलेंस विद द नेचर। नेक्स्ट वन इफ यू सी, ये हमारा द्रोणागिरी का गाँव है, शेखरदा से डायरेक्ट कर पाएंगे कि कहा जाता है 3,400 मीटर का एलिवेशन गांव का है, और ये गांव उत्तराखंड सबसे ऊंचा गांव माना जाता है। ये जो मोरेन है यहाँ देख रहे हैं, इसको प्रोफेसर सती जी ने डेट किया है, 12,000 साल पहले ग्लेशियर द्रोणागिरी के नीचे उतरा था, उसमें इन्होंने अपने मकान बनाए हैं। और मकान और पत्थरों के बीच में आप डिफरेंस नहीं कर पाते। वो बुलडोजर लेके नहीं गए, उसको मैं लेवल अप करूंगा और बनाऊंगा। दे आर लिविंग विद दिस पर्टिकुलर टेरेन द वे इट वाज गिवन टू देम। So that was the kind of tradition we had in the past. Now, important बात है कि the rivers in the Himalaya, जो नीचे रिवर चलती हैं, वो हमको पानी नहीं देती, they will give us water for our sustenance. हमको देते हैं हमारे knowledge. Springs, तो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि springs are so important and they are working on the springs. ये हमारे खाल टाइप की सिचुएशन है, ये बेनीताल का इलाका है, ये रिचार्ज करता है हमारे स्ट्रीम को। इस पर हमारी डिपेंडेंसी बड़ी जबरदस्त है। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है, ये उत्तरकाशी का गांव है, सरनून बीटे, कितना बढ़िया। इसी तरह से ये तो ग्लेशियर मेल्ट नहीं आ रहा है, उसी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसका वो इरिगेट कर रही है, अभी भी चल रहा है बहुत सारी जगह में। उसके बाद अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर था मेरे लिए। ये जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट हमारा रहा, और हाई एल्टीट्यूड में जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट था, दैट वाज इवॉल्व्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स, बिकॉज वी नो दिस एरिया इज विटनेसिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, एंड अर्थक्वेक इज इनहेरेंट टू द हिमालयन ओरिजिन। जिस दिन हिमालय इवॉल्व हुआ तो आता ही है। लोगों के स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बने इनके, टाई बीम्स लगा रखे उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से। और जब 1991 का अर्थक्वेक आया उत्तरकाशी का, तो ये गांव, ये मकान बड़ा चर्चित हुआ। रैथल गांव का जो मकान था, बड़ा चर्चित मकान थे। जब लोगों ने कहा 1,000 साल पुराना गाँव है, तो मेरे पास में पिछले 500 साल का अर्थक्वेक का डेटा इस इलाके से था। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ, मैं गया इस गांव में, मैंने इसके फाउंडेशन लकड़ी को निकाला और उसको मैंने डेट किया। मेरे पास उस फैसिलिटी थी, केरल में रेडियोकार्बन डेटिंग फैसिलिटी थी। तो इसकी एज आती है 400 साल, 410 प्लस माइनस 10 ईयर एरर था। एटलीस्ट एक गाँव, एक मकान है 400 साल तक जगह में खड़ा हो रखा है। फिर मैं गाँव में वापस गया, तो मैंने गाँव वालों से पूछा कि मकान की एज 400 साल है। तो गाँव वालों ने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा देवदार की लकड़ी से बना हुआ मकान है, देवदार की लकड़ी 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा।
यानी उसको वो लोग मैच्योर भी करते थे, तो आप 200 साल और निकाल दीजिए उसमें से, तो एटलीस्ट ये मकान 200 साल से खड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ इस मकान पे। And this is what our ancestor went a stage further from this particular level. All our temple architects having this kind of technology. It was not taught to them by any expert from outside. It was a technique evolved by our ancestors. Director Sahab bol rahe the, blending of the local knowledge with the scientific knowledge is the buzzword as of today, and that's what we should be doing for our Himalaya in order to sustain livelihood. Now, if you see, now I stop it here, then I come up to the climate part of it now. If I take a climate, how the climate variability is happening, the natural climate variability का भी एक साइकिल है, प्रोफेसर कोटे यहाँ बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं इसको, कि वार्म क्लाइमेट का जो साइकिल है, जो सन और अर्थ की ज्योमेट्री से कंट्रोल होता है, उसकी साइकिलिसिटी 10,000 साल की है, और उसके बाद जो कोल्ड क्लाइमेट की साइकिल है, वो कई 100,000 साइकिल की होती है। ना अगर कुछ भी नहीं गलत होता पृथ्वी में, तो अब हमारी सिचुएशन ये होने वाली थी कि हम लोग विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर कुछ नहीं करते हम लोग, जो ग्रीन हाउस की समस्या हम खड़ी कर रखी है, जिसमें हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो कुछ नहीं होता। तो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ग्लेशियर आइस शीट शुड हैव बीन ग्रोइंग नाउ, ग्लेशियर एक्सपैंड करने लगते और नेक्स्ट ग्लेशिएशन यानी कि कोल्ड साइकिल की तरफ हम लोग जाना शुरू करते हैं। और आपको ये सेक्रेटरी ने फोटो भेजी, प्रदीप पांडे के द्वारा खींची गई फोटो है, शायद हमको हिमालय ऐसा दिखता, एक्सटेंडेड विंटर, बर्फ पड़ी हुई और बहुत छोटा सा समर भी, पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। नाउ इफ यू सी क्यों नहीं हो रहा है, वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट जो यहाँ इसका है, वो हम कहते हैं कि द बिगेस्ट कल्प्रिट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे सीवियर प्रॉब्लम अर्थ फेस कर रहा है। ये मोनालिवा हवाई का डेटा है, जहाँ पे पहली बार 1950 ऑनवर्ड से इन सिटू मेजरमेंट हमारे पास मौजूद है। एंड इफ यू कैन सी दैट, यहाँ पे आपका देखें 1960 से 320 ppm था और ये 400 प्लस में चला गया। जनवरी 2021 का जो डेटा है वो 415 ppm बताता है। उसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर भी हमारा उसी पैटर्न से राइज कर रहा है। नाउ इट इज ऑलमोस्ट क्रॉस 1 डिग्री ऊपर जा चुका है। नाउ somebody has to really work on this kind of aspect। आप जो यंग जनरेशन में बैठी हुई है, ये डेडिकेशन चाहिए इसके लिए करने के लिए। You have to be really committed for this kind of work। You know who was the guy जिसने कमिट किया था? इसका नाम है चार्ल्स डेविड किलिंग। इसको किलिंग तक भी बोला जाता है। इस आदमी ने 1958 में मेजरमेंट शुरू किए थे और जब तक इससे देहांत नहीं हुआ 2005 तक इस आदमी ने कंटिन्यू मेजरमेंट किए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये थी, इस आदमी ने 1960 में पहली बार बताया था, पेपर टेलस में पब्लिश हुआ था, कहा था कि एंथ्रोपोजेनिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ द CO2 इज कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। 1962 60 में से बोला, आज 2022 में बैठे हुए। नाउ देन what is the problem in this? The problem is कि prior to industrial revolution 17th century से पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था 280 ppm था, and this कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी पिछले 6000 साल में लगभग इतनी रही। और उसके बाद आप जब जाते हैं कि अब कहानी ये हो रही है कि करंटली 400 प्लस हमारा CO2 की कंसंट्रेशन हो रखी है। और ये पेपर जो नेचर जियोसाइंस में आया था 2012 में, इसने कहा था अगर हम जब तक हम 240 ppm कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे नहीं लाएंगे तब तक हम ग्लेशियल कंडीशन को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के और आज वो तभी और कंडीशन ये है, उसके साथ कंडीशन ये है कि आज हमको अपना CO2 के पंपिंग को बंद करना पड़ेगा कंप्लीटली। और बंद करने के बाद अगर ये सिचुएशन वापस लानी है तो 1500 साल के लगभग का वक्त लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रेसिडेंस टाइम जो लोग काम करते हैं एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा होता है और उसको सिक्वेचर करने के लिए काफी लंबा वक्त लगता है। दिस होल दी पेरिस प्रोटोकॉल, पेरिस में जो प्रोटोकॉल 2015 में हुआ था, जो हल्ला मचा, तो सबने कहा कि हमको करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। There was a lot of people on that, but we withdrew, everybody withdrew after that. Now, इसका impact क्या होगा? Writing on the wall, you don't have to really do the science for this. You can see it around yourself. आप देख सकते हैं आप इसका मतलब क्या होगा। ये इन्होंने IPCC ने कहा 6 असेसमेंट रिपोर्ट में, आर्कटिक सी की जो आइस है 100,000 साल में सबसे कम पिछले दशक में देखी गई। ग्लोबल रिपीट ऑफ द ग्लेशियर जो है पिछले 2000 साल में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ओशन आर हिटिंग एट ए वेरी अलार्मिंग रेट। ओके, मॉडरेट इमिशन सिनेरियो अगर हम लेते हैं तो टेम्परेचर राइज जो आपका 2.1 से लेकर 3.5 डिग्री होगा, जबकि हमको कैपिंग करनी है 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये 2015 का पेरिस का क्लाइमेटिक वाला, ऐसा हम कुछ भी नहीं। We are thinking we are safe,
And this is the illusion in which we are living. Then now अभी हमारे मित्र हैं सभी ने कृष्ण भाई जो IIT में डायरेक्टर भी रहे हैं, इनका काम बताता है ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग इन द हिमालय 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड के रफ्तार से बढ़ रहा है, और एलिवेशन जो है 4,004 किलोमीटर के ऊपर ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड। इंपॉर्टेंट ये कि ये जो एलिवेशन है, ये जो 4 किलोमीटर के एलिवेशन है, यहाँ पे सारे के सारे हमारे हिमालय हैं, सारे के सारे हमारे ग्लेशियर्स हैं, और उसपे ग्लेशियर बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के। अब सोचिए अगर ये कंटिन्यू रहा तो क्या उन ग्लेशियर की दशा होगी, क्या उन नदियों रहा। ना ये हमारे पास अर्ली वार्निंग है, देखिए ये अर्ली वार्निंग दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये तांगांगला पास है लद्दाख में, वहाँ पे क्या लिखा गया, बोर्ड लगा दिया हमने, लगा दिया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग प्लीज बीवर एडवांस कैन कम एनी टाइम एनीवेयर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज अ वेरी फनी। लेकिन इसको क्या मतलब है इसका, तो फिर इसका मतलब ये हुआ हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड लगा के प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं उसी तरह के कुछ बोर्ड हमको यहाँ उत्तराखंड में भी दिखते हैं कि परमानेंट चेतावनियां लगी रहती है कि यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे वी शुड बी फाइटिंग द मीनिंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये तरीका नहीं है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का। वी नीड टू डिवाइड द मैटर, जबकि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्निक हमारे पास में है। Why can't we use this technique to give a greater kind of warning to the people so that they are prepared and disaster can be minimized? Now, then comes IPCC paints a brutal picture for the future. बहुत ही brutal picture दे रही है, लेकिन साथ में IPCC बोलती है कि भैया that nations can still prevent the worst impact, and it has come in Nature 2021. 2021 का Nature का पब्लिकेशन जहाँ बोला गया है, और उसमें अब देखिए situation like this, we should be in for. If we are not concerned about it, if we are not really proactive about it, ये गांव है बिरही गंगा या बिरही लेक के नीचे का गांव है, और ये तो सबसे सब देखने का गांव बताता है। ये 1884 में जो फ्लड आया था, उसकी जब पार्सली जो टूटी थी तब ये लोग यहाँ बसे थे, और आज इनकी हालत है कि पूरा गांव का मतलब कुछ रखा है। ऐसे सिचुएशन और भी इलाके में होने वाली है। We have to be really concerned about it, how to prevent it। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं पहले फैक्ट्स कर रहा हूँ, then I will try to bring out the fine part of it. Okay, but now this is what has come. ये तब एक कहानी तब शुरू हुई जब 2007 में बड़ा बखेड़ा हो गया हिंदुस्तान में। 2035 में हमारे ग्लेशियर जो हैं सब रिट्रीट कर जाएंगे, खास करके एमपीसी की गंगोत्री पे। और ये कहा गया था उनके द्वारा, क्या बोलते हैं, हसनैन साहब के द्वारा। अब everybody knows that story, I don't want to repeat the story. But what is the fact? The fact is, indeed, if you go to the glaciated areas, the way the glaciers are vacating the valleys, इतनी horrifying picture दे रही जैसे कोई बड़ा disaster हो रहा है। अब इसमें देखिए, कैलाश में मैं 2012 में काम करने के लिए गया था, just to understand the glacier pattern। यहाँ पे ग्लेशियर का पैटर्न क्या है, क्योंकि कैलाश अपने आप में ऐसा यूनिक माउंटेन है, 22,000 फीट की इसकी एलिवेशन है। यहाँ पे ये नंदी पर्वत है, यहाँ पे, और ये कैलाश में यहाँ से क्रॉस कर रहा था, because I was trying to make all the measurements, यहाँ से क्रॉस हुआ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखता है कैलाश यहाँ। लेकिन कैलाश की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कभी डिग्लेशिएट नहीं था, इसमें बर्फ हरदम रही है, and that is a puzzle for all the meteorologists and climatologists. The fact remains is that this particular Kailash mountain intercepts moisture both from the westerlies and also from the insular monsoon. उससे कम होता है, लेकिन वेस्टर्ली की ज्यादा ही intercept करता है। और ये हमारा सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक है, बोनपो की आस्था का प्रतीक है, जैन की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। Now you look at what is happening in Kailash now. ये मेरा शेरपा बैठा हुआ, ये जो आ रहा है नीचे आ रहा है, मैं क्लाइंब अप कर रहा था। अभी देखिए ये घाटी जो कैलाश के ठीक पहाड़ उसके नीचे, ठीक के नीचे, ये हॉरिफाइंग पिक्चर है। ये देख रहे हैं, ये जो है करीब 5,000 साल तक ग्लेशियर यहाँ पे था, उसका पूरी वैली वेकेट होगी। इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन अगर गंगोत्री की बनती है तो क्या होने वाला है, हम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। मतलब नॉट ओनली वी पीपल बट द पीपल लिविंग इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर फेट। आई एम नॉट सेइंग दैट वी कैन स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग completely, but I'm only saying that we need to really think how to live with the global warming. वो तरीका हमारा क्या होने वाला है। Now, if you okay, now second glacier. Now this when हम पिछले 10 साल से लद्दाख में काम कर रहे हैं, ये है पूचे ग्लेशियर। ये खरदुंगा पास यहाँ पे जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड माना जाता है। ये पूचे ग्लेशियर इज द लाइफलाइन ऑफ लद्दाख, लेक का लाइफलाइन है ये ग्लेशियर। एंड दिस ग्लेशियर यू सी द कंडीशन ऑफ द ग्लेशियर नाउ। इफ दिस ग्लेशियर गोज अवे, आप लद्दाख जाते हैं, लेह में ठहरते हैं, हर होटल में गर्म ठंडा पानी आपको मिल रहा है, धुआंधार पानी चल रहा है।
अब स्थिति ये हो चुकी है, they are putting a method by which they can pump the water from Indus, and the moment they pump the water from the Indus, you can imagine what is going to become the cost of that particular water which they are going to use. This is a very alarming situation. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की वाले पिछले 15 साल से यहाँ पे काम करते हैं, सीनियर साइंटिस्ट था जो बेचारा खैयन साहब, जो कोविड में बेचारे के देहांत हो गया. He had some very interesting data on this, particularly because of the black carbon that is being emitted by the vehicles. Number of vehicles. We have no regulation for the vehicles over here. The moment we ask for the regulation for the vehicular traffic, people say that हमारी economy मारी जाएगी. So I'm not saying that tourists should not come to this area. How to make a balance between these two? ये सब खतरा होता है. Now look at गंगोत्री. ये 1882 का GSI का इस आदमी ने तस्वीर खींची थी. मैंने लाइनें लगाई हुई हैं. ये प्रॉब्लम उसका जो मुंह था गंगोत्री का, और ये लाइन मैंने आपको 3 करने के लिए लगाया है. 2017 में सुशील भी था हमारे साथ में. 2017 में हम जब गए, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर माउंटेन, ये यहाँ पीछे दिख रहा है, गंगोत्री का जो मुंह है पीछे रिसीव कर. अब वास्तव में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटना घटित हो रही कि नहीं हो रही हमें भी पता नहीं, पर दिख रहा है, एविडेंस इज समथिंग इज हैपनिंग. नाउ इफ यू गो टू नेक्स्ट वन, दिस इज द एक पिक्चर देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है. प्रोफेसर एसपी सतीश जी थे. ये नीलांग वैली है, पहली बार हम नीलांग वैली में एंटर कर पाए इस बार. ये 1882 का पिक्चर है नीलांग का, और ये 2022 का पिक्चर है, उसी नीलांग ग्लेशियर का लिया है. इन दोनों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है. वी आर नॉट सीइंग एनी डिफरेंस. तो क्या बताएं, गंगोत्री में कुछ और कहानी दिख रही है, मुझे यहाँ पे कुछ और कहानी नजर आ रही है. आई एम सीइंग एनीथिंग. बट व्हेन यू गो टू जांस्कर में ये सुरु वैली है. सुरु इस ग्लेशियर को देखिए, मैंने 2006 में इसको देखा था, ये इसकी तस्वीर है, और 2021 में जाकर तो ग्लेशियर डिसअपियर हो गया. यहाँ पे कुछ और दिख रहा है. Okay. Now, then comes the important paper. जो हमारे वैज्ञानिक साथी यहाँ बैठे हुए हैं. If I am publishing a paper in science or is publishing a paper in nature, at least it is very close to reality. It's not. It's very difficult to publish a paper in this journal. ये कहते हैं कि ये पेपर कहता है, for understanding of the process, diversity of the climatic condition and extremes of topographical relief makes future projection speculative. जो भी future का projection की बात करते हैं, इतना simple नहीं है. दूसरा कहते हैं स्टेबिलिटी और मास गेन बाय ग्लेशियरिंग कराकोरम. ये बड़ा एनोमली है कि व्हाई हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो तो तब दूसरे पार्ट ऑफ हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं, हाँ, तो ये 2 पेपर देखिए. नेचर जियोसाइंस में आया 2011 में, ये पेपर आया 2012 में. ये पेपर बोलता है 65% ग्लेशियर इन मॉनसून डोमिनेटेड हिमालय, जिसमें उत्तराखंड इंक्लूडेड है, नेपाल इंक्लूडेड है, सिक्किम इंक्लूडेड है. 65% glacier in monsoon dominated Himalaya are retreating. 65%. और 50%, more than 50% glacier in Karakoram and Ladakh area are expanding. So we are in a very confusing state. बड़े confusing state में है सर. इसके बाद ये अभी आया, इसे राइट फ्रॉम द ओवन. परसों मेरे एक मित्र हैं ISR कोलकाता में, प्रोफेसर है, उसका ये भी अभी हाल ही में काम आया है. उसने कहा है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन इंडेक्स. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, बट ये क्या बोलता है, ये कहता है जितने भी ग्लेशियर काराकोरम और लद्दाख इलाके में सब पॉजिटिव मास बैलेंस दिखा रहे हैं, दे आर एक्सपेंडिंग. और जितने भी हमारे सेंट्रल हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, दे आर ऑल रिसीविंग. सो दिस इज देयर गॉट अ नेगेटिव मास. सो इट्स अ ट्रेमेंडस कंफ्यूजन वेयर वी स्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन, इफ यू सी this is one when I was, मैं जब सियाचिन में काम कर रहा था तो मैं लगातार वहाँ पे गया हूँ 2010 से लेकर के, मतलब अब तो नहीं जाता हूँ, 2013 से मैं लगातार यहाँ काम कर रहा था. ये हमारे जवान हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आइस की क्लिप है. 2010 में देखिए इसकी वॉल खड़ी होती है. नाउ इफ यू सी इन 2012 वो आपकी वॉल कोलैप्स करेगी. एंड देन अगेन आई वेंट देयर इन 2013, वो डिस्कस हो गया. नाउ फॉर अ कॉमन मैन इफ ही सीज लाइक दिस, he said, my God, it's a huge impact of the climate change. The glacier has disappeared, but that is not the reality. The reality is this glacier lost its umbilical cord from the main glacier because these are the surging glaciers. इसका जो main supply का जो figure था वो कट चुका है. ये आइसोलेशन में बेचारा खा रहा, तो सस्टेन नहीं कर पाया, 3 साल के अंदर भी खत्म हो गया. तो we have to be very careful when we are trying to interpret कि वास्तव में climate change का impact है और something else. Therefore, जो पेपर मैंने आपको दिखाया साइंस का पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं. देन कम्स जिसमें वास्तव में इस कमेटी का मेंबर मैं भी था उस टाइम में. प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे चिदम्बरम साहब, विज्ञान भवन में हमारी मीटिंग हुई, हमारी ग्रुप भी बन गया, हमने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी. क्योंकि जब तक कोई क्राइसिस नहीं होती इस देश में ना, तब तक कोई कमेटी नहीं बनती है. जब कमेटी बनती है तो उसके बाद हम रिपोर्ट देते हैं.
जब रिपोर्ट देते हैं रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली जाती है, हम भूल जाते हैं बिकॉज हमारी मेमोरी जो है ना बहुत शॉर्ट। वी कैनॉट कीप ऑन, वी हैव टू हैमर ऑफ ऑन द पीपल। जो आपका जो सोसाइटल का जो काम है, जो समाज को जोड़ रहे हैं साथ में, उनको बार बार बताना है कि 1991 का अर्थक्वेक आ गया, हम बड़े प्रोएक्टिव हो चुके थे, फिर हम भूल गए, फिर 1999 का चमोली आया, फिर हम चिल्लाए, हम फिर भूल गए और हम सो गए जब तक तीसरा झटका नहीं आएगा। सो वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग पीपल दैट दिस इज अ रियल इशू। सो इट सेड हिमालय ग्लेशियर का रिसीविंग फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इधर कहा गया और कहा 2035 में ग्लेशियर रिसीव करेगा। अब देखिए साइंस कहां से निकल के आती है, कितना कितना हास्यास्पद है। ये आता है हसनैन साहब का फरवरी 1990 का प्रेजेंटेशन था सीएससी में, और उसके बाद आईपीसीसी ने क्या किया, वही प्रेजेंटेशन जो था वो वर्ल्ड वाइड फंड के जर्नल में पब्लिश होता है, और वर्ल्ड वाइड फंड से ये उठाते हैं आईपीसीसी 2007। इट वाज अ कंप्लीट हम्बा, ये सब झूठ। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक फायदा हुआ कि भारत सरकार ने हमको बोला कि भाई 10 बेंचमार्क ग्लेशियर आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें 10 साल के आपको डेटा जनरेट करना है, जिससे हम लोग अच्छा ग्लेशियर के बारे में समझ सकें। कमेटी बनी, हम स्टार्ट हुए, सेंटर भी बना, बॉडी इंस्टीट्यूट हिमालय जियोलॉजी, उसके डीपीआर में मैं भी मेंबर था, सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी। वो हमने एडॉक बेसिस पे चलाया और हमने उसको बाद में बंद कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग जनरेशन ओवर हियर। जो यंग साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस सेमेस्टर को लेकर के। हमारी कितनी महत्व की है ये कहना था। ये बाडला साहब, ये जानते हैं हमारे सुशील भाई कि ये पहले एनडीटीवी में थे, साइंस को कवर करते थे। साइंस में उन्होंने लिखा था, ये फोटोशॉप है, इसमें क्या दिया, बोला हिंदुस्तान के साइंटिस्ट जो ग्लेशियर को मॉनिटर कर रहे हैं उनके इंडिकेटर्स क्या है। भाई उनके इंडिकेटर्स 3 पत्थर है, एक पत्थर उन्होंने देखे 2004 में, उसमें रंग लगा दिया, और जाकर के 2008 में जाके देखते हैं, कहते हैं ग्लेशियर इतना रिसीव कर गया। उसमें हमको क्या कमेंट्री आती है साइंस में 2010 में गोगले के द्वारा कहता है द एर्लिएस्ट एस्टिमेट could have been avoided had the norms of scientific publication would have been taken into consideration. This is what the blunder we make. और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें कि अभी हाल में 2016 का गंगोत्री का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आया, उसमें बोला गया है कि ग्लेशियर लेंथ चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये बताने के लिए कि ग्लेशियर रिसीव कर रहा है। ग्लेशियर मास बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, सो वी शुड नॉट रिलाइंग अपॉन ग्लेशियर लेंथ, वी शुड बी रिलाइंग अपॉन द ग्लेशियर मास बैलेंस। दैट इज व्हाट दे सेड, एंड आई आल्सो एग्री honestly with this particular work of this gentleman. Okay. उसके बाद इंपॉर्टेंट देखिए, इसके बाद क्या, जब इतना हल्ला मच गया उसका क्या होता है कि हाँ then we have to fight. जब मैंने कहा ना कि we have to live with the global warming, तो अब हम देख रहे हैं कि भूटान सबसे छोटा कंट्री है जिसमें 290 ग्लेशियर्स हैं, पूरा मेटिकुलसली मैप किया गया, 2790 ग्लेशियर लेक्स हैं। ये ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ जो थिम्पू टाउन की तरफ से नदी निकलती है, उनका सस्टेन करवाता है। इस ग्लेशियर के पीछे ये ग्लेशियर लेक बना, पीपल आर कंसर्न। अब क्या किया लोगों ने वहां पे, देखिए कि ये लोकल मेथड से वो लोग बैठ करके डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं, और ये जो मेजरमेंट लेते हैं ये लोकल कम्युनिटी को ट्रांसमिट करते हैं। ये मेजरमेंट उसी तरह से मेरे भाई डीपी डोवाल साहब जो थे वो बम्बू स्टिक लेकर के दुकरानी बामा ग्लेशियर में जाकर मास बैलेंस का काम करते थे। हमें बम्बू स्टिक नहीं रखानी चाहिए क्योंकि वाटर इंस्टीट्यूट के लिए बम्बू स्टिक इंपॉर्टेंट नहीं, तो जरूरी नहीं है, तो गाँव वाले हैं। बट लुक एट द पीपल, these are the local people motivated by an NGO और ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स, उनको मोटिवेट किया गया, ट्रेनिंग दी गई, दे आर मॉनिटरिंग इट। और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे आर डीपनिंग दी अंदर 16,000 फीट पे ग्लेशियर है। अब जेसीबी की मशीन लेके नहीं जाते, लोकल लोग गए उसके आउटलेट पे डीपन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटलेट। नाउ ये बहुत चिंताजनक है, डर भी लगता है कि सम एरिया ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑन द अर्थ आर लाइकली टू रन आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। And if the current warming and glacial melt trend continue for several more decades, ये really सच्चाई है। How do we go about it? सबसे ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला आपका जो है वो इलाका है आपका इंडस का बेसिन, जहाँ पे मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल मेल्ट इंडेक्स का होता है, पर ये बता रहा है आपको कि इस बेसिन के अंदर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आइस और स्नो का होता है। गंगा में काफी कम होता है, यहाँ मॉनसून डोमिनेट करता है, ब्रह्मपुत्र में सेकंड नंबर का आता है, बाकी की कहानी है। अगर ये ग्लेशियर निकल गए आपके वहां से इंडस वैली से, तो समझ लीजिए पाकिस्तान इज कंप्लीटली गॉन, बिकॉज़ पाकिस्तान का सिंध का जो प्रोविंस है दैट हैज गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। उनका पूरा इरिगेशन इंडस पे डिपेंड होकर चलता है।
अगर ये खत्म हो गया, दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इन द सिंध रीजन इज गोइंग टू कंप्लीटली जियोपैराडाइज। नाउ इनका जो साइंस का पेपर है, इनका प्रोजेक्शन है 2050 में आपका जो रिडक्शन होने वाला है ग्लेशियर का इस इलाके में, समथिंग लाइक 8.4% जो है स्नो मेल्ट का कंट्रीब्यूशन घट जाएगा उनका प्रोजेक्शन। ठीक है, लेकिन प्लस जो मैं बता मानसून का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लेकिन ये मानसून उस इलाके में नहीं जाएगा जहां पे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडस के अंदर के इलाके में रहती है। गंगा में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो रिडक्शन होने वाला गंगा में 17.6% है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इज गोइंग टू हैव अ सीवियर इंपैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट देन और ये सिचुएशन है लामा यू की। अगर आप लद्दाख जाते हैं कारगिल से, लुक एट दिस विलेज। ये जो छोटा सा गांव बैठा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग, दिस इज द विलेज। ये बैठा हुआ है एक छोटे से पानी के टिकल पर बैठा हुआ। अगर मान लो वो स्नो पैक यहाँ से हट गया, ये गांव आपका खत्म हो जाएगा। तो जो मोस्ट सीवियरली इंपैक्टेड एरियाज होने वाले हैं ये हमारे एरिड नॉर्थ वेस्ट हिमालय के होने वाले हैं। हिंदुस्तान के संदर्भ में देखें तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जीपी फंड से कि प्लीज get into this particular area which is very sensitive. It is going to have a very severe impact of the climate change. Now उसके बाद एक कुछ इंसान हैं जो आते हैं, इसको सब जानते हैं, नॉर्फल मैन, टॉम नॉर्फल के ग्लेशियर मैन जो है, इनको पद्मश्री भी दी गई थी। ये आदमी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की, जैसे पॉन्ड बनाता है, उसमें विंटर का पानी फ्रीज होता है और फिर से लोग खेती करते हैं। This could be one of the ways which can be adopted in our region in the Trans-Himalayan area. Now अगर मैं इस जो मैंने ग्लेशियर की बात करी उससे अगर मैं कुछ डिस्कस की तरफ पहुंचूं तो मैंने लिखा हुआ इंट्यूटिव इन्फ्लुएंसेस, ये बड़े डेफिनेट नहीं है। हिमालयन ग्लेशियर डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज से रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर एक डेफिनेट कंक्लूजन कि क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम टाइम सीरीज डेटा on mass balance is required. That was suggested to us by Government of India way back in 2007 after the IPCC report कि हमको ये करना है और हमको ग्लेशियर लेंथ करने के बड़ा इजी होता है, बल्कि उसके मास बैलेंस पे काम करने की आवश्यकता है। Probably your institute can take this initiative. Needless to say that if the current trend become irreversible, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, अगर irreversible होगा there is going to become a serious crisis. Now this is how it is कि इसका बच्चा जो था ये बर्फ के साथ में खेल रहा है। सुशील भाई को पता है, ये हमारे वहाँ पे गंगा के नीचे इंसिडेंट ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि रियली प्रोटेक्ट दिस क्रायोस्फीयर। फाइनली दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ माइंड इफ आई गो फर्दर, नाउ इसमें एक चीज में एक स्लाइड मिस हो रही है। इसमें जयराम रमेश ने जब वो एनवायरमेंट के मिनिस्टर थे 2009 में, जब आईपीसीसी की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, बड़ा हल्ला मचा देश के अंदर में, he gave a very fantastic speech. उसने कहा प्लीज डू नॉट राइट द ऑब्लिचुरी ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स, इट इज सो कॉम्प्लेक्स, मेनी अननोन्स आर येट टू बी नोन बिफोर वी अराइव एट अ डेफिनेट इन्फ्लुएंस दैट इंडीड द हिमालयन ग्लेशियर्स आर गोइंग टू गो अवे इन सर्टेन टाइम। बड़ा अच्छा उनका एक स्टेटमेंट आया था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। द सेकंड पार्ट इज अर्ली ह्यूमन एविडेंस फॉरेस्ट फायर, डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर। ये जो विषय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि ये डिबेट हिमालय में चलती आई है कि जो बाढ़ यहाँ पे आती है, अगर साइंटिस्ट में बात करते हैं तो वो कहते हैं ये नेचुरल प्रोसेस से आती है, इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द डिफोरेस्टेशन। ये बड़ा एक लड़ी चिपको मूवमेंट का स्टार्ट पॉइंट होता है। शेखर साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे किसी तरह भी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने आंदोलन चलाया था 70 के दशक में इसी बात को लेकर के कि डिफोरेस्टेशन ने 1970 की त्रासदी को बढ़ाया था, उसका कैटास्ट्रोफिक थ्रेट को जनरेट किया था। क्या ये सच था? जब हम बात को अपने वैज्ञानिक समुदाय में बोलने की बात करते थे उन्होंने हमको निगेट कर दिया, बोलता ये स्पेकुलेटिव आर्गुमेंट है, इट हैज टू डू नथिंग विद द डिफोरेस्टेशन। तो हमने इसको स्टैंड पे उठाया कि हाउ टू आर्ग्यू इट इन फ्रंट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी बाय गिविंग देम अ साइंटिफिक डेटाबेस। तो अब हम ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर इस क्लाइमेट चेंज के अंदर में ह्यूमन की मैंने बात करी है, अभी ये पेपर पनास में आया 2021 का अभी का पेपर है, वो कहते हैं कि वी ऑल टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन डायमेंशन इन द पास्ट क्लाइमेट चेंज स्टडी वुड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सोशल एंड इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट। इस टाइम के बाद भी ये घटना घटित हो सकती है। एग्जाम्पल मलारी का देता हूं आपको, ह्यूमन पॉइंट तो मैं अलकनंदा की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मलारी का।
हमारे प्रोफेसर के.पी. नौटियाल जी का बहुत बड़ा काम रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोफेसर एन पुरी साहब यहाँ पे हैं, वो जानते हैं इसको। ये लोकेशन जो है मलारी पे, ये केव थी यहाँ पे। इस केव अब केव अबेंडन हो गई है, टूट टाट भी गई है। इस केव के अंदर में प्रोफेसर के.पी. नौटियाल ने डॉक्टर भट्ट जो भी वाइस चांसलर हैं जवाहर विश्वविद्यालय के, इन लोगों का पेपर आता है। इन्होंने 3000 साल पहले के ऑक्यूपेशन इस इलाके में दिखाए। एटलीस्ट गंगा प्लेन में 3000 साल पहले, मतलब अलकनंदा वैली में 3000 साल पहले आदमी आ चुका है। दूसरा एविडेंस आता है आपके पास, रानीहाट से आता है, थापली से आता है। तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं 3000 साल पहले सर देयर वाज ह्यूमन बीइंग ऑक्युपाइंग द वैली। इट डज नॉट मीन दैट पुराने, हाँ ओके, तो हमने ह्यूमन इमर्जेंस को समझने के लिए प्रोफेसर एस.पी. सती के लीडरशिप में बेनीताल गए हम। दिस इज द बेनीताल। और बेनीताल में हमने एक पिक लिया, काफी डीपर पिक लिया। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फंडामेंटल साइंस की तरफ जाऊंगा इस वक्त, थोड़ा सा कम बैक टू द अदर रूल। हमने इसको पिक किया विद अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव, कैन बी आइडेंटिफाई द इवेंट ऑफ फायर। एंड अगर हम इवेंट ऑफ फायर आइडेंटिफाई करते हैं, कैन बी रिलेट द इवेंट ऑफ फायर टू द ह्यूमन ऑक्यूपेशन। एंड अगर हम उससे रिलेट करते हैं, कैन बी रिलेट द ह्यूमन ऑक्यूपेशन टू फ्लडिंग इन द वैली। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे इस काम को करने के लिए। हमने क्या किया, उस पिक के अंदर से हमने चारकोल निकाले। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चारकोल्स हैं, और आप फील्ड में भी देख सकते हैं, आपके पास में ये चारकोल के स्पेक्स पड़े हुए हैं, मैक्रो चारकोल। दे आर इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट फायर, नो डाउट अबाउट इट। और हमने इसको डेट किया, तो ये 6000 साल की, हाँ ये एक 6000 साल की जाती है यहाँ पे, 4000 साल की यहाँ आती है। ये देखिए पूरा चारकोल जो ले रहे हैं 1300 साल की यहाँ ना। हमने इसको जब आगे बढ़ाया इस काम को, तो हमने क्या देखा, डोंट गेट रियली दिस थिंग स्केयर्ड बाय द ग्राफ, बस सिंपल सी चीज है कि ये फ्लड के एजेस हैं हमारे पास, जब फ्लड आए हैं उनके क्लस्टरिंग है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे आपके चारकोल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आपका जो एक इस इलाके को छोड़ते हैं, बाकी हमारे पास में फ्लड बढ़ रहा है। और ये टाइम था 4300 प्रोफेसर बीएस कोट ये बदानी ताल जो मंदाकिनी घाटी में है, जहाँ पे आदमी ने कैनोबीज यानी कि भांग को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, उसका फाइबर बनाना शुरू किया उस आदमी ने, और वो बढ़ता चला गया। ये दूसरा आता है, ये हमारा भट्ट एंड प्रोफेसर नौटियाल एंड खंडूरी का पेपर है। ये हमारा रानीहाट का डेटा है, ये बताता है कि 3000 से हम आपके आदमी आ चुका है। नाउ द इमर्जेंस ऑफ मैन एंड द फ्लडिंग एंड द डिफॉरेस्टेशन फॉर पास्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर इज अ रियलिटी। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिमालय में ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण कुछ नहीं होता है। और उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन जो हुआ वो 1970 के फ्लड हुआ, जबकि जो काफी लंबा राज से करदा है, इसी दान से बातें होती थी, मैं भी हंसता था। ये लोग कैसा कह रहे हैं कि जंगल कटने से बाढ़ आई है, ठीक है। पर हमने इसको पहला पेपर हमने उसको लिखा, उसको लिखने की कोशिश की हमने। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हिमालयन फ्लड डिफॉरेस्टेशन पर डिबेट की ऐसी कि दिस अगेन फॉर द यंग स्टूडेंट्स कि इंक्रीज अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं हिमालय में, तो इंक्रीज रन ऑफ होता है, सेडिमेंट बढ़ते हैं और फ्लडिंग होती है। एक स्कूल ये बोलता है, दूसरा स्कूल बोलता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और वो बोलते हैं जो परसेप्शन है ओवर सिंपलिस्टिक है, इसमें कोई रिगरस साइंस नहीं है। तो पहला साइंटिफिक पेपर जो हमने लिखा था 1996 जर्नल ऑफ रिमोट सेंसिंग में, हमने कंजप्शन कोरिलेशन करके बताया था कि 1970 का जो फ्लड था वो 6000 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट कटा था अपर गंगा कैचमेंट में, उसके कारण आया। लोगों ने कहा नहीं माना। फिर हमने दूसरा काम किया, ये हमने पेपर उसको वैलिडेट करने के लिए हमने दूसरा पेपर लिखा। यहाँ पे हमने जिस मेथड को इस्तेमाल किया, इट्स अनडिस्प्यूटेबल मेथड। हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि कौन, ये आइडेंटिफाई कर दिया कि किस कैचमेंट से फ्लड आया था। When this paper came, everybody accepted it. Indeed, there is a component of deforestation and the flood. Now, go back 3,000 years ago and come to today. Situations are not different; they are similar. Only the magnitudes are different. Now, following disaster, एक perception होता है हम लोगों का कि ये होता है, it will not happen again. सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है 2013 का केदारनाथ का डिजास्टर। हो गया, हम बहुत परेशान रहे, बहुत कुछ किया गया, बहुत दुख हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम क्या रोक सकते थे उसको, शायद रोक सकते थे, बहुत सारी बातें उठी, आगे हम कुछ और करेंगे सोचा हमने। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में है। ये भी इट विल नॉट हैपन अगेन। अगर ये होगा तो हमारे पे नहीं होगा, किसी और के ऊपर होगा, ठीक है। पर अब देखिए यहाँ पे
ये जो श्रीनगर है, बहुत साथ ज्यादा लोग जानते हैं, श्रीनगर वॉज अ कल्चरल सिटी। ये सिटी कितनी बार डूबी है, टूटी है, कितनी बार ग्रो की है। ये जो सेडिमेंट बैठा है नीचे, फ्लड सेडिमेंट, इसको मैंने डेट किया 400 साल। 400 साल के बाद वहां पे एक टेम्पल आता है, उसका नाम केसरवाल टेम्पल है। वो अब तो खत्म हो गया, टेम्पल ही चला गया, सीन से निकल गया। ये सेटलमेंट था हमारा, जहाँ पे हमारा लोअर श्रीनगर टाउन बसता है। 1894 में तबाह हो गया ये सेटलमेंट, ये नहीं रहा, वहां पे खत्म हो गया। फिर लोग आते बसे, 1970 का फ्लड आया, ये तब पूरा तबाह हुआ। फिर लोग आते बसे, 2013 फ्लड आया, फिर लोग भक्ताना के लोग तबाह हो गए वहां पे बैठ के। तो जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था कि विल नॉट हैपन अगेन, इस माइंडसेट से हमको बाहर निकलने की जरूरत है। इट कैन हैपन अगेन। So then it does not mean that you should not occupy the area, but you should occupy the area with a lot of concern and care, and you should have a rigorous scientific database for it. So then comes its third component, and then after that conclude. It's a very important component, and the component is called the paraglacial zone. Paraglacial zone is nothing, जो वो इलाका जिस इलाके में एक जमाने में ग्लेशियर था और आज वो इलाके से ग्लेशियर हट चुका है। जब ग्लेशियर हटता है तो वो बहुत सारा सेडिमेंट छोड़ देता है। ये इलाका इज नॉट, हमारी भाषा में कहते हैं, दिस एरिया इज नॉट सेडिमेंट लिमिटेड, दिस एरिया इज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। यानी कि एक सेडिमेंट जो है उस पर एक आर्मी मान लीजिए, हमारे सैकड़ों जवान खड़े हैं, आर्मी है, और उनका एक सूबेदार मेजर है, वो कमांड के इंतजार में रहते हैं। जैसे सूबेदार मेजर ने कमांड किया वो मूव कर जाता है। यहाँ सूबेदार मेजर कौन है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट, क्लाउड बस्ट होता है, वो सेडिमेंट में बैठे हुए थे, वो मूव कर जाता है। और ये इलाका कहां से शुरू होता है? 2000 मीटर से ऊपर। एवरीबॉडी नोज इट एंड वर्ल्ड इज नाउ फोकसिंग ऑन दिस स्टडी। अभी 2022 का परसों पेपर आ रखा है, उसमें